किसान उत्पादक कंपनियों के निदेशकों, हितधारकों, प्रतिनिधियों, प्रबंधक निदेशकों, प्रबंधकों और कंपनी के किसान सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं शिप्रा भारद्वाज, विंध्या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन म्यूट हो गया। शिप्रा जी म्यूट हो गया। जी हेलो, आ रही है आवाज? अभी आई, अभी म्यूट हो गया था। मैं शिप्रा भारद्वाज, विंध्या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन की सहयोगी अनुदेशक हूँ। किसान उत्पादक कंपनी के प्रबंधन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान उत्पादक कंपनी के प्रबंधन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पहले दिन में हमने एफपीओ के प्रबंधन में कुछ बुनियादी समस्याओं, 10,000 एफपीओ योजना के लक्ष्य और उद्देश्य, एफपीओ द्वारा किए जाने वाले व्यापक सेवाएं और गतिविधियों, एफपीओ का गठन, क्लस्टर क्षेत्र में पहचान के लिए रणनीति, बेसलाइन अध्ययन समेत नैदानिक अध्ययन, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन समिति का पहचान करने का मानदंड, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन समिति के कर्तव्यों और दायित्वों, क्लस्टरों का गठन करके कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, सीबीबीओ के चयन के लिए लेन देन परामर्शिका, प्रभावी परियोजना कार्यक्रम या क्रियान्वयन के लिए लेन देन के बाद सहयोग, मंत्रालयों, वित्तीय संस्थानों, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे पदधारकों से ढांचागत वार्तालाप में सहायता इत्यादि पर चर्चा किया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज हम कार्यान्वयन एजेंसी पर चर्चा करेंगे। पहला, एफपीओ को समान और प्रभावी तरीके से बनाने और बढ़ावा देने के लिए ताकि 5 वर्षों में 10,000 नए एफपीओ के गठन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और एफपीओ को आर्थिक रूप से स्थायी बनाने के लिए शुरू में एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए 3 कार्यान्वयन एजेंसियां अर्थात एसएफएससी, एनसीडीसी और नाबार्ड होंगी। दूसरा पॉइंट, एसएफएसी कंपनी अधिनियम के भाग 9A के तहत शामिल किए जाने वाले एफपीओ को बनाएंगी और बढ़ावा देंगी। एनसीडीसी सरकारी समिति, तीसरा पॉइंट, एनसीडीसी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली एफपीओ को बनाएंगी और बढ़ावा देंगी। नाबार्ड उन एफपीओ को बनाएगा और बढ़ावा देगा जो या तो कंपनी अधिनियम के भाग 9A के तहत शामिल किए गए हैं या सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्वयं की कार्यान्वयन एजेंसी रखने के लिए इच्छुक है तो वे 3 कार्यान्वयन एजेंसियों के अलावा राज्य संगठन या एजेंसी जिसकी गतिविधियों और अनुभवों और मौजूदा जनशक्ति के बारे में विवरण के साथ DAC&FW से संपर्क कर सकते हैं। DAC&FW एफपीओ के गठन और संवर्धन में अपने अनुभव के संदर्भ में योग्यता आधार पर प्रस्ताव पर विचार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, DAC&FW उसके उपरांत शीघ्र ही अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करके उन्हें विभिन्न क्षेत्रों को कवर करके कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार 10,000 एफपीओ के गठन के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कार्य सौंपेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, DAC&FW द्वारा प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साथ राज्य स्तरीय अथवा अन्य कार्यान्वयक एजेंसियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य या क्षेत्रों या जिलों या उत्पादक क्लस्टरों में कार्यान्वयक एजेंसियों के कार्यान्वयन हेतु उनके मानव संसाधन का वर्षवार सांकेतिक लक्ष्य तथा विशेषीकरण का क्षेत्र
लक्ष्यों को अंतिम रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति NPMAFSC द्वारा कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ परामर्श करके आवंटित किया जाना है। ऐसे मामले में आवश्यकता के आधार पर लक्ष्यों को अंतः परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम कार्यान्वयक एजेंसियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। पहला, कार्यान्वयन एजेंसियां CBBO के साथ निकटता और सामंजस्य पूर्ण स्थापित करके कार्य करेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि CBBO अपने कार्यकलाप FPO को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए कर रही है। दूसरा पॉइंट, कार्यान्वयक एजेंसियां समिति FPO के विवरण के संबंध में एकीकृत पोर्टल पर प्रविष्ट कराने के लिए CBBO की निगरानी भी करेंगी। तीसरा पॉइंट, FPO पर डेटाबेस की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित पोर्टल की शुरुआत होने तक कार्यान्वयन एजेंसियां अपने MIS पोर्टल के माध्यम से संचालित कर सकती हैं। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी NPMA के माध्यम से प्रबंधित राष्ट्रीय स्तर के समेकित पोर्टल में शुरू होने के पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियों को समेकित पोर्टल डिजाइन और अपेक्षा के साथ समन्वय में निर्विघ्न डेटा अंतरण सुनिश्चित करने के लिए समेकित पोर्टल के साथ अंतर संचालन सुनिश्चित कराना होगा। सॉफ्टवेयर को एकीकृत पोर्टल के साथ अंतर संचालनात्मक बनाने का प्रयास करेगी यदि वे FPO के संबंध में अपने स्वयं के स्वतंत्र सॉफ्टवेयर तैयार कराती है। अगला पॉइंट, नाबार्ड और NCDC निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रेडिट गारंटी फंड रखेंगी और उनका प्रबंधन करेंगी। अगला पॉइंट, DAC एंड FW के परामर्श से कार्यान्वयक एजेंसियां FPO के लिए एक रेटिंग साधन तैयार करेगी ताकि उनकी गतिविधि के स्तर, आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता आदि के संदर्भ में मूल्यांकन किया जा सके। FPO की रेटिंग का उपयोग FPO को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कार्यान्वयक एजेंसियां वार्षिक कार्य योजना बनाएंगी और निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति NPMAFSC के विचारार्थ पहले से DAC एंड FW के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। अगला पॉइंट, DAC एंड FW NPMAFSC द्वारा नियत कार्यान्वयन एजेंसी FPO प्रबंधन लागत के साथ साथ उन संगठनों द्वारा FPO के गठन और संवर्धन के स्तर और भुगतान के लिए NPMAFSC को अपने दावे को भेजने के लिए इक्विटी अनुदान की अपेक्षाओं के साथ साथ समय समय पर दस्तावेजी प्रूफ के साथ पिछली राशि के उपयोग के संबंध में संबंधित मूल्य संवर्धन संगठनों के साथ समन्वय करेगी। अगला, अन्य कार्यान्वयक एजेंसियां DAC एंड FW की पूर्ण अनुमति से गठित की जा सकती है। FPO के लिए इनकी निगरानी एवं डेटा प्रबंधन इकाइयां FPO की बढ़ती मात्रा का प्रबंधन करेंगी तथा NPMA के साथ उनकी गतिविधियों को संकलित करेगी ताकि राष्ट्र स्तरीय डेटा कोष के रूप में सभी प्रकार के आवश्यक इनपुट प्रदान किए जा सकें। अब हम क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन CBBO पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट, कार्यान्वयक एजेंसियां FPO को बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य या क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों CBBO की स्थापना करेगी। हालांकि उत्पादक क्लस्टरों पूरे अथवा राज्य के किसी भाग अथवा क्षेत्र के लिए लक्ष्य परियोजना प्रबंधन परामर्शिका एवं निधि संस्वीकृति समिति NPMAFSC द्वारा आवंटित किए जाएंगे। कार्यान्वयक एजेंसियां उचित परिश्रम से यह सुनिश्चित करेंगी कि पेशेवर रूप से सक्षम CBBO पारदर्शी रूप से कार्यरत है।
इसमें पहला पॉइंट, एक राज्य में भौगोलिक परिस्थिति, उत्पादन क्लस्टर, फसल पद्धति आदि के आधार पर या एक या एक से अधिक सीबीबीओ हो सकता है। यहाँ तक कि एक सीबीबीओ छोटे राज्यों में एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकता है। तथापि सीबीबीओ को उनके पास उपलब्ध मानव संसाधन, उनके पिछले टर्नओवर और कार्य अनुभव आदि के साथ कार्य दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, सीबीबीओ कृषि और संदर्भ क्षेत्र में फर्म, कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारिता समिति, केवीके और ऐसे अन्य संगठन का गठन कर सकते हैं जिसके पास एफपीओ के गठन और उन्हें समर्थन प्रदान करने का व्यावसायिक अनुभव है। अगला पॉइंट, सीबीबीओ को इन 5 प्रकार के विशेषज्ञों से सहायता करनी चाहिए। पहला, फसल उत्पादन, दूसरा कृषि विपणन या मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण, तीसरा सामाजिक संग्रहण, चौथा विधि और लेखा तथा पांचवा कृषि और कृषि विपणन में ITMIS। सीबीबीओ अपने स्वयं के कार्यालयों से रखे या संचालित अन्य तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या के साथ संबंधित राज्यों में या संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यालयों उन्हें नियुक्त कर सकता है जिन्होंने उन्हें चुना है। अब हम सीबीबीओ की पहचान हेतु मानदंड पर चर्चा करेंगे। पहला, सीबीबीओ के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर संगठन की पहचान एक पारदर्शी तरीके का पालन करते हुए चयन करके की जाएगी और ऐसे संगठन से ऐसे तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा और स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित उसकी भूमिका के निर्वहन हेतु जरूरी है। दूसरा पॉइंट, प्रबंधक निदेशक या SFAC की अध्यक्षता में अध्यक्ष, नाबार्ड और MD, NCDC के प्रतिनिधित्व सहित एक समिति सीबीबीओ के चयन के लिए पात्रता और योग्यता तथा अन्य न्यूनतम अनिवार्यताओं पर विचार करेगी और मंजूरी देगी। यह समिति सीबीबीओ के आवश्यक विशेषज्ञों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता, विशेषज्ञता क्षेत्र और न्यूनतम अनुभव के साथ साथ सीबीबीओ के रूप में चुने जाने के लिए संगठन की निव्वल पूंजी पर विचार कर सकती है। चयन के लिए मानदंडों को अंतिम रूप DAC एंड FW के अनुमोदन के साथ दिया जाएगा। अगला पॉइंट, कार्यान्वयन एजेंसियां आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया में सहयोग हेतु NPMA की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी तथा आवश्यक किसी क्लस्टर में उनके द्वारा नियुक्त करने के लिए पैनलबद्ध सीबीबीओ की सूची तैयार करेगी। अगला पॉइंट, पैनलबद्ध सीबीओ की सूची तैयार करेगी। नए एफपीओ के गठन के उद्देश्य से सीबीबीओ की प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी, जिसके लिए वह इस योजना के किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक संबंधित एफपीओ के लिए समग्र प्रासंगिक 5 वर्षों हेतु प्रारंभिक सहायता जारी रखेंगी। सीबीबीओ के कार्य निष्पादन के मामले में कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा संतोषजनक पाए जाने पर उनकी कार्य अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट, कार्यान्वयक एजेंसी समय समय पर सीबीबीओ के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगी ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं अथवा अन्यथा सुनिश्चित करेगी कि एफपीओ के गठन व प्रचार में सीबीबीओ समक्ष रूप से कार्य निष्पादन करेगी। अगला पॉइंट, इच्छुक राज्य और केंद्रीय सरकारी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके जो एफपीओ को बढ़ावा दे रहे हैं और को नामांकन आधार पर NPMAFSC के परामर्श से यथा प्रासंगिक रूप से सीबीबीओ के रूप में पैनलबद्ध किया जा सकता है। अगला पॉइंट, DAC एंड FW के अधीनस्थ एवं संलग्न संगठन को नामांकन आधार पर NPMAFSC के परामर्श से
प्रचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर सह चयनित किया जा सकता है। अब हम सीबीबीओ के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। पहला, एनपीएमए के सुझाव और स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सहायता करना। दूसरा, क्लस्टर पहचान में कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करना। तीसरा, समुदाय प्रोत्साहन में सहायता, आधारभूत सर्वेक्षण, क्लस्टर के अंतिम चयन, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूह और एफपीओ के निर्माण तथा उनकी आवधिक बैठकों में सहायता करना। वे उचित उत्पादक क्लस्टर की पहचान करने और सदस्यों में एकत्रीकरण में जब भी व्यवहार्य हो तब स्थानीय निकायों से सहायता मांग करते हैं। दूसरा पॉइंट, एफपीओ का पंजीकरण और पंजित बीओडी का प्रशिक्षण, जिम्मेदारियों, प्रबंधन, कंपनियों या एफपीओ कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन, पूंजी या इक्विटी जुटाना। अगला पॉइंट, एफपीओ या किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, बुनियादी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं परिचय दौरे। अगला पॉइंट, एफपीओ के सदस्यों के बीच सामान्य सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट, एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यवसाय योजना तैयार करना और उनका निष्पादन करना। व्यवसाय योजना के लिए विभिन्न इंक्यूबेशन सेवाओं के लिए भू अधिग्रहण, इक्विटी पूंजी जुटाना और एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान साझाकरण, उत्पादन के समेकन, गुणवत्ता प्रबंधन, परख, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला विकास और विपणन तथा क्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, व्यापार, निर्यात आदि के साथ के लिए यथावश्यक मंडी संपर्क के माध्यम से इनपुट प्रबंधन, उचित और अच्छी कृषि प्रणालियों को अपनाने में सहायता देते हुए व्यापार योजना का कार्यान्वयन। अगला पॉइंट, विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों या प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे हितधारकों को क्लस्टर स्तर पर नियमित परिचय बैठकों में सहायता करना। अगला पॉइंट, आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफपीओ की सहायता करना। अगला पॉइंट, स्थिरता के लिए इंक्यूबेशन या हैंड होल्डिंग सेवाएं, इंक्यूबेशन कार्यकलापों के अध्ययन में सहयोग और निगरानी प्रदान करना। बीओडी और एफपीओ प्रबंधन के लिए स्थिरता हेतु क्षमता निर्माण, इंक्यूबेशन और हैंड होल्डिंग सेवाओं में जानकारी, ऋण, मंडी कार्यान्वयन एवं तैयारी संबंधी व्यवसाय योजना सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही आवश्यक साझा सुविधा की स्थापना में सहयोग करना। अगला पॉइंट, दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए व्यापार के विकास हेतु यथावश्यक एफपीओ द्वारा अनिवार्य सामान्य पूल उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधा की स्थापना की सुविधा देना। अगला पॉइंट, चिन्हांकन, अनुपालन और वैश्विक बाजार जुड़ाव में सहायता। अगला पॉइंट, वांछित परिणाम के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय दर की समीक्षा और मॉनिटरिंग। अगला पॉइंट, बाजार और फसल परामर्शिका के माध्यम से किसानों को सहयोग करना। अगला पॉइंट, सभी विनिर्दिष्ट लक्ष्य कार्य। शिप्रा जी हेलो जी सर। 30 मिनट होने वाला है। 30 मिनट हो गया है। और थोड़ा टी ब्रेक ले लीजिए, तब से हम बात कर लें। ठीक है, अब टी ब्रेक ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे 10 मिनट बाद जो है बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा टी ब्रेक ले लीजिए, टी ब्रेक। ओके जी। थैंक यू।
अनिल सिंह जी, हेलो। अजय सिंह जी, अपना अपना वॉइस ऑन करिए। जी, आप किस कहाँ से हैं? किस जिले से आप हैं? गाजीपुर। अच्छा, फर्स्ट डे आपका है आज? फर्स्ट डे है कि अभी ज्वाइन कर चुके थे आप ट्रेनिंग से पहले? पहला दिन है आपका? अच्छा अच्छा। कौन सी वैकेंसी के लिए आए हैं? कौन सी वैकेंसी के लिए? एग्रीकल्चर। वैकेंसी का सीडी के लिए कि एलआरपी के लिए? ये वैकेंसी है लोकल रिसोर्स पर्सन, वैकेंसी है लीड रिसोर्स पर्सन, वैकेंसी है क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें से किन वैकेंसियों के लिए आए हैं? अब बताएंगे हेलो। आपको, हम बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, किनके माध्यम से आपकी बातचीत हुई है? हमारा बातचीत मऊ में लड़का है कोई अच्छा, मऊ से। अवनीश। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक, समझ गया। जी सर, उसको हेलो। आज पहला दिन है। अच्छा, रंजीत जी, हाँ, इनका पहला पहला दिन दिन है। है आज? हम्म। अच्छा अच्छा। तो आज हमने जो है उत्पादक कंपनियों की जो गाइडलाइन होती है भारत सरकार की, उसके बारे में चर्चा किया है। एफपीओ की जो गाइडलाइन होती है, एफपीओ के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर चर्चा किया गया है। उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सीबीबीओ, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जिम्मेदारियों पर चर्चा किया गया है, ताकि आप लोग उनकी भूमिकाओं को जान करके उसी तरह परफॉर्मेंस कर सके जैसा निर्देश है। ये जो नेशनल एजेंसियां हैं, ये जो जो अन्य अन्य लिंकेज एजेंसियां हैं, इनके बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि उनके साथ रिपोर्टिंग करना है, उनके साथ काम करना है, कुछ उन्हें हमारा उनका मतलब कुछ लेन देन होगा डॉक्यूमेंटेशन का, नॉलेज का, हमारा आपका और उन एजेंसियों का डायरेक्ट लिंकेज है आप सभी लोगों से। जितने भी जो भी एलआरपी आ रहे हैं, सीडी आ रहे हैं, सबसे इनका डायरेक्ट लिंकेज होगा। इनके इनके कुछ मतलब अपने कंडीशंस होंगे, उन्हें फॉलो करना होगा। इसलिए इन एजेंसियों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जो जहाँ पे आप मतलब आप जॉब फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के लोग मिलेंगे। हेलो। इसलिए जो है आप लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, बात कीजिए। रंजीत जी, जी सर। जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है, उन जी लोगों का नाम लेके उनका इंटरव्यू लीजिए, जैसा आपको सिखाया गया है, जी। जैसा आपको बताया गया है उस तरह से इन लोगों का इंटरव्यू लीजिए। प्रश्न करिए अपने, जो आपसे प्रश्न पूछा मतलब बताया गया है आपको। जो जो जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है, उन लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन करिए, ठीक है? जी जी। इनवाइट करिए जी। संदीप जी, हाँ संदीप सर। जी। हाँ बोल रहे हैं सर। अरे आवाज। हाँ सर जी, जो आवाज दे रहा था, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आज तो आपको पहला दिन है ना? पहला दिन है सर। आपको एजुकेशन अच्छा क्या है? जी जी। संदीप जी, आपको एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है? हाई स्कूल इंटर बीए में है सर। अच्छा। लास्ट एजुकेशन बीए में बोला कौन? जाता है, लास्ट एजुकेशन बोला जाता है बीए में। हाई स्कूल इंटर तो आवश्यक हो तो रहता ही है। अगर आप बीए में बोल देंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि आप हाई स्कूल इंटर पास हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपने हमारे यहाँ से पहले कहीं पे जॉब किए थे? नहीं सर, इससे पहले जॉब किए थे दिल्ली में सर। कौन सा जॉब किए थे, कौन सा कंपनी में? वहाँ पर मदरसा सुमी सिस्टम लिमिटेड कंपनी थी। आईटीआई भी किए थे, वहाँ पर अप्रेंटिस करने के लिए गए थे।
अच्छा, वहाँ काम क्या करना पड़ता था आपको? वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर थे सर हम। अच्छा, अच्छा। तो आप क्यों छोड़ दिए है जॉब? छूटा क्यों है जॉब? हम वहाँ से चले आए सर, इस समय घर पर है। न क्यों छोड़ दिए थे? मतलब कारण क्या है? मतलब घर से बाहर बोल के पैसा नहीं मिल रहा था, कोई नहीं, घर का प्रॉब्लम था? क्या है कि घर पर अकेले थे हम। अच्छा। अच्छा अच्छा, घरेलू इस समस्याएं। जी। खेती खेती हुँ। बाड़ी बहुत है सर, इसलिए खेती करने के लिए चले आए घर। अच्छा अच्छा, तो ये आपको स्थानीय जॉब मिलेगा इसमें, लोकल जॉब है, खेती संबंधित जॉब है। खेती बाड़ी करने के लिए नेक्स्ट आ क्वेश्चन, गए थे। अगला क्वेश्चन करिए। आज भी आप पढ़ाई करते हैं ना छोड़ दिए हैं? पढ़ाई बीएड का तैयारी कर रहे हैं सर, बीएड करने के लिए। जी। सर जी आप पूछ लीजिए। सिलेबस, विषय क्या है, विषय क्या है, विषय विषय पूछिए। हाँ, कौन-सा विषय है बीए में आपको? क्या, बीए में और एमए एमए में, में क्या क्या बीए लिए में? हैं? एमए में हम लिए हैं सर ज्योग्राफी। अच्छा। जियोग्राफी। एमए में, अभी नहीं तो एमए का बताएं शायद ना, बीए में क्या है? बीए का बताएं। बीए में ज्योग्राफी है सर, और तुरंत शिक्षा शास्त्र है, 2 विषय है। दो विषय है, शिक्षा शास्त्र है। और पीजी में, पीजी में क्या लिए हैं एमए में? एमए में ज्योग्राफी से किया है सर। अच्छा, जियोग्राफी हेलो। में वो आपने बताया है, वो सिखा है रिमोट सेंसिंग। क्या सर? जियोग्राफी में एक विषय है रिमोट सेंसिंग, बताया है, जानते हैं इसके बारे में कुछ? नहीं सर, अभी तो इसके बारे में नहीं जानते। रिमोट सेंसिंग के बारे में? अच्छा नहीं अच्छा, सर, नहीं जानते। चलिए। अच्छा, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है बीएड में, एडमिशन हो चुका है? एडमिशन नहीं कराए हैं सर अभी। अभी तैयारी में, जी। अच्छा, तो ये जॉब परमानेंट जॉब है, ये जॉब परमानेंट जॉब है, टाइम टाइम पे कब आपको तक स्किल दिए जाएंगे। कब तक शुरू हो जाएगा सर ये काम? आपके जो वर्बल इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। ये जो स्किल आपको दिए जा रहे हैं, स्किल जिन एजेंसियों के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो हाँ एजेंसियां सर। साथ में जुड़ी हैं या जुड़ी रहती हैं, हाँ जिन हाँ। एजेंसियों के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, इन सबों का इंटरव्यू पास करने के बाद आपका जॉब शुरू होगा। जिन ठीक है। एजेंसियों के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जो जो निर्देश पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब ना निर्देश हैं, ये सब एजेंसियां हैं। जो भी शॉर्ट नेम बोला जा रहा है लेक्चर में, आप हाँ उसे सर। नोट करके, उसको नोट करके पूछ सकते हैं। बीच बीच में प्रश्न कर सकते हैं आप। ये ठीक जो है। एजेंसियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है आपका। ठीक है सर। उसके बाद जो है, कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ से है, 15 दिन की। ठीक है सर। 15 दिन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारे यहाँ से है। फिर आपका उसके बाद टेस्ट होता है, ओरल इंटरव्यू होता है। फिर जैसा आप स्कोर लाते हैं, स्कोर जैसा नंबर लाते हैं, उस हिसाब से आपको जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, और कोई पूछना है? मैं फिर से नहीं बताना सर। चाहूँगा, हम हाँ फिर से सर। बताना चाहेंगे कि ये जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब दिशा निर्देश हैं। और जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो स्टेट लेवल की एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनकी भूमिकाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसमें उनकी हमको कहाँ सर, जिम्मेदारियां क्या हैं। जी, जैसे क्या काम करना पड़ेगा सर इसमें? आपकी भूमिका भी पढ़ाई गई होगी, आपकी भूमिका आपको आपको भेजी गई होगी। जो आप ना रीडिंग करेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ आएगा आपकी भूमिका का, आपकी ठीक है भूमिका सर। का एक हाँ हाँ। पैराग्राफ आएगा, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या काम करना है। रीडिंग के दौरान आपकी भूमिका का एक पैराग्राफ आएगा। उसकी ही ठीक है। भूमिका में ये बात मेंशन है, उसी भूमिका में ये बात मेंशन है कि जो आपकी जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, जो जुड़ी हुई, जिसमें स्टेट लेवल की विभाग हैं, उसके बारे में आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, आपकी क्षमता का निर्माण किया जाए।
आपका बोलचाल विकास किया जाए, ताकि आप इन विभागों से इंटरेक्ट कर पाएँ, इन विभागों से बातचीत कर पाएँ। देखो जुड़े हुए विभाग हैं, एजेंसियाँ हैं। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो अब जो भी आपको दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, मटेरियल दिए जा रहे हैं। और अभी किसने पूछा है कि मुझे क्या काम करना है? क्या नाम है उनका? संदीप पूछे हैं, संदीप जी? हाँ, संदीप जी सर। पूछा है। अच्छा, अच्छा। आपका वैकेंसी क्या है? जैविक किस खाद है सर वैकेंसी के ना। लिए आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो यही बात है ना। हाँ, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अब वैकेंसी के बारे में जब बताएँगे हमको, तब तो आपकी भूमिका हम बता पाएँगे। एलआरपी, आप एलआरपी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किसके लिए जा रहे हैं? एलआरपी के लिए। एलआरपी जी। एलआरपी को क्या काम करना है, यह उनके लेटर में लिखा है। आपके जो लेटर आपको गया होगा, उसमें आपको लिखा है क्या काम करना है। अगर हमसे आप पूछेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर हमसे आप पूछेंगे कि आपको क्या काम करना है, और ये लेटर देने के बाद हम ये जानेंगे कि आपने मुझे मेरा पत्र पढ़ा नहीं, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। संदीप जी, सर। अगर आप अपनी भूमिकाओं को पढ़कर नहीं बता पाएँगे हमको, हम ये जानेंगे कि आप हम जो भेजा गया मटेरियल को आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। भेजे गए मटेरियल का आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, वरना आपको मालूम होता कि आपको क्या काम करना है। ठीक है सर, उसको पढ़ लेंगे हम। उसमें आपका भूमिका दी हुई है, आपको मालूम होता कि आपको क्या काम करना है। जो भी भूमिकाएँ हैं, उसमें निर्धारित हैं, पूरा उसका लिस्ट बना हुआ है। तो उसको एक लाइन में पूछने का प्रयास नहीं करिए। 3 साल के लिए आपका जॉब होगा, 5 साल के लिए जॉब होगा, लाइफ टाइम स्किल है। तो एक दिन में उसको पूछने का प्रयास मत करिए, एक लाइन में। ठीक है सर, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है। आपकी भूमिका का अलग एक लिस्ट दिया है। ओके। ठीक। ठीक है, किसी से बात करना है? रंजीत जी? संजय रंजीत जी, जी? संजय जी, किसी को बुलाइए। संजय जी। जी सर। आप जी किस सर। पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे? फील्ड वर्क के लिए बोले थे सर। मतलब क्या जैविक खेती के लिए, ना सीडी के लिए, कौन भरा? एलआरपी ना सीडीई? हेलो। एलआरपी का काम जैविक खेती के ऊपर, सीडीए का मतलब है क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। कौन वाला के लिए अप्लाई किए थे आप? अबे अप्लाई नहीं किए सर। अबे तो कौन आपको एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरा आपका है एजुकेशन क्या है? बीए सर। बीए प्लेन। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था? बीए सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था हमारा राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल। अच्छा, आप कहीं पे जॉब करते हैं क्या? नहीं। इसमें छोड़ दिए हैं सर। पहले क्या करते थे? कंपनी में सुपरवाइजर थे। किसी कंपनी का? हाँ, कंपनी में था, टेक्सटाइल कंपनी थी। अच्छा, ठीक है, हो गया रंजीत जी। हाँ सर जी, बात अब कर लीजिए। नेक्स्ट जो है कल बातें होंगी। अब लेक्चर 20 मिनट का और चलेगा। जी। 20 मिनट का लेक्चर और सुधा चलेगा। सुधाकर जी का कुछ क्वेश्चन था सर जी। अच्छा, हाँ, कर लीजिए, क्वेश्चन कर सुधाकर लीजिए। जी, सुधाकर जी, सुधाकर जी। हाँ सर। जो क्वेश्चन हमें पूछ रहे थे, सर से पूछ लिया करिए। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। एक मिनट सर, मैं निकालूं पीडीएफ। सर पूछ रहे हैं अभी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म बताइए।
सुधाकर जी, सुधाकर जी, आपकी आवाज नहीं आई। सुधाकर जी, सुधाकर जी, सुधाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिनसे बात नहीं हुआ हो वह बीच में बोले, मुझसे बात नहीं हुआ है, मेरा पहला दिन है, वहाँ दूसरा दिन है, तो अपना स्पीकर ऑन करके बोले, बात करके, वॉइस करके। हाँ सुधाकर जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज कट रही है और आ भी नहीं रही है। सर अब आई आवाज नहीं आई। हेलो हाँ अभी शुरू हुआ है। जी जी अभी आ रही है। सर, ये बता रहे, मेरा सर एक क्वेश्चन था। हेलो जी हाँ हाँ सर, बोलिए, मेरा पूछिए। क्वेश्चन जो मतलब सर, इसमें 5 नंबर पे क्वेश्चन, डॉक्टर हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन में सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तकनीकी अभिकरण, टी नोडल अभिकरणों और कार्यान्वी अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण के किस संख्या में शामिल है? तो सर जैसे सर इसमें ए बी सी डी सर दिया है, जैसे सर 4 जी 3 जी 1 या 3 1 या 4 2 1 या 4 3 2। तो सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कौन सा मतलब आंसर में सही है ये चीज। अच्छा अच्छा, प्रश्न नंबर क्या है ये? प्रश्न नंबर सर। क्या है? प्रश्न नंबर प्रश्न क्या नंबर है ये? 5 है सर, प्रश्न नंबर प्रश्न 5 नंबर है, 5 है। 5 अच्छा की अच्छा बता रहे स्फूर्ति हैं, नंबर 5। एक मिनट हम भी जरा देख लें। ओके सर। बस 2 मिनट। हाँ हाँ प्रश्न नंबर 5, तकनीकी अभिकरण नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण की किस संख्या में शामिल है? देखिए यहाँ पे ना कोई चिन्हित चिन्हित कर रहा है, ये प्रश्न आपको चिन्हित कर रहा है। प्रदान करेगा उक्त कथन, अब व्याकरण समझेंगे ना। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण के किस संख्या में शामिल है, मतलब वो बता रहा है कि कहाँ लिखा है। हाँ हाँ तकनीकी अभिकरण नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, टेक्निकल सर्विस देगा। उक्त कथन मतलब वो जो ये लाइन है ये कहाँ लिखी है ना, ये पूछ रहा है ना ये लाइन कहाँ लिखी है। उक्त कथन का मतलब हुआ कि ये लाइन कहाँ लिखी है, तो यहाँ सामने आगे तुरंत बता भी दे रहा है कि कहाँ लिखी है, तकनीकी अभिकरण की किस संख्या में शामिल है ना। तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, ये आंसर कहाँ मिलेगा। ये जो गाइडलाइन आपको भेजा गया है ना 38 पन्ने का, जो 38 पन्ने की गाइडलाइन आपको भेजी गई है, हेलो, तकनीकी अभिकरण एक पैराग्राफ है उसमें, तकनीकी अभिकरण 4.3.1 इसका आंसर कहाँ मिलेगा? 4.3.1 में। स्फूर्ति हिंदी जो गाइडलाइंस है आपको जो भेजी गई है, जी जी, स्फूर्ति हिंदी की जो गाइडलाइन है 38 पेज का है, उसमें हाँ 4.3.1 में इसका आंसर मिलेगा, या उसका आंसर होगा 4.3.1 ना। जी। जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं उसमें आपको कहाँ आंसर मिलेगा बता दिया गया है। अच्छा अच्छा, व्याकरण को आप समझेंगे तो उसमें खुद कह रहा है कि उक्त कथन को तकनीकी अभिकरण में, मतलब ये मतलब कोई पैराग्राफ है ना जी सर। तकनीकी अभिकरण में, तो मतलब ये कहाँ है 4.3 है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पर 4.3 पैराग्राफ है जिसमें 4.3.1 इसका आंसर है। हाँ
सर अगला क्वेश्चन था, एक मिनट जी सर, अगला क्वेश्चन 16 सर, इसी में सर 16 नंबर पे आगे कि कार्यान्वयन अभिकरण IA क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु डॉट 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 के साथ एक फिर डॉट 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 करेगा। तो सर इसमें जिसका मतलब ऑप्शन ABCD है सर, नोडल एजेंसी समझौता या तकनीकी उपकरण समझौता या नोडल एजेंसी भूमिकी पहचान या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी प्रश्न नंबर सर क्या ये है? थोड़ा समझ में सर, प्रश्न नंबर प्रश्न 16 नंबर है, क्या उसी है? में आगे सर 16 प्रश्न नंबर 16 है जी। कार्यान्वयन अभिकरण क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु जी के साथ एक करेगा। ABC पॉइंट 16 युक्त में कोई नहीं। नोडल अभिकरण ऐसे नोडल एजेंसी के साथ समझौता करेगा। ए सर भूमिका, अच्छा अच्छा सर, C नंबर, हाँ ए ओके सर। ए होगा। नोडल एजेंसी हेतु नोडल एजेंसी के साथ समझौता करेगा। हाँ, जी समझ रहे हैं नहीं? जी सर कार्यान्वयन समझ गए। अभिकरण AI क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु नोडल एजेंसी के साथ एक समझौता करेगा। हाँ सर, अगला सर और ये एक कहाँ मिनट दिया है? ये पता है कहाँ दिया है? जी ये आंसर आपको मिलेगा कार्यान्वयन अभिकरण की भूमिका के पास। भूमिका कार्यान्वयन अच्छा अभिकरण की भूमिका में ये दिया होगा। अच्छा अच्छा हाँ नेक्स्ट क्या है? सर अगला है 22 नंबर का सर, इसी में है सर। 22 नंबर पे है कि उप क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्य योजना तैयार करना यह भूमिका किस अभिकरण का है? जैसे नोडल अभिकरण, तकनीकी अभिकरण या कार्यान्वयन अभिकरण या SPV। तो ABCD में सर ऑप्शन है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूमिका पूछ रहा है ना, भूमिका में अभिसरण में है ना। जी यह भूमिका किस अभिसरण में है? जी सर। उप क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्यान्वयन तैयार करना यह भूमिका किस अभिकरण है? अभिकरण का है। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो जितने भी उसमें एजेंसियां हैं, जितने अभिकरण हैं, उसी जी भूमिका का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी अच्छा भूमिका का अच्छा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जी सर। मतलब आपको यहाँ पे कम से कम ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि आप तीनों एजेंसी की भूमिका का अध्ययन करें, बार बार करें, ताकि हाँ सर आपको ये जैसे पता हो सके जी ताकि आपको ये पता हो हाँ सके कि आपके साथ और कितनी एजेंसियां काम करेंगी। आप अकेले नहीं हैं। हाँ आप हाँ अकेले नहीं हैं। जी आपके साथ इम्प्लीमेंट एजेंसी है, टेक्निकल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, जी सर। SSC है, मंत्रालय SSC है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य प्रोफेशनल एजेंसियां हैं, विशेषज्ञ एजेंसियां हैं। ताकि आपको जो है ये ना हो कि आप कैसे काम करेंगे, आप अकेले हैं या इस तरह का है। जी सर। तो हेलो, सारे आंसर हमसे ना पूछिए, बाकी पूछिएगा, लेकिन जो है मैं दो ठीक आपको दिया है। बाकी ठीक सर। ये आंसर तो आपको भूमिका पे ले जाना है ना। हाँ हाँ इस क्वेश्चन को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप जो है जो उसमें अभिकरण है उसी भूमिका को जाएं, जी उसी भूमिकाओं का अध्ययन करें कि आपके साथ और क्या कौन काम करने वाला है ना, जी सर। कि आपके साथ कौन क्या काम करने वाला है, उनकी क्या भूमिकाएं हैं। हाँ हाँ, इस पे सर मतलब जानकारी हाँ दी गई जी, है सर याद। जी तो आप अगर स्वयं जाकर खोजेंगे, नहीं खोजने पर मिलता है, तो मुझसे हाँ पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्यों? ठीक ठीक सर, मतलब पता नहीं था जैसे सर मैंने हमें, अब सर जानकारी मिल गई है तो सर मतलब आप सर स्वयं खोजेंगे
जब सर स्वयं से भी नहीं समझ पाएंगे तब सर आपको कॉल करके या सर मैसेज के जरिए सर पूछ हाँ, लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप हमारा ले लीजिए जी उनसे, हाँ सर, मिल गया है, भेज दिया हम। और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया करिए, प्रश्न भेज दिया करिए। तो डिफिकल्ट तो आंसर आपको ऐसा ही मिलेगा। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके जो आंसर हैं आपको ऐसे ही ढूंढने से मिलेगा, ऐसे खोजने से। जितने भी प्रश्न किए गए हैं उसी उसी बुकलेट से दिशा निर्देश से किए गए हैं, और उसका हाँ, आंसर भी हाँ। वही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, अब सर हाँ, मतलब आपको बार आंसर। बार ऊपर नीचे भेजा गया है, आपको बार बार ऊपर नीचे भेजा गया है। ओके सर, हाँ सर, पीडीएफ हमारे पास पड़ा हुआ है। जी, आपको बार हाँ बार सर। पन्ने ऊपर नीचे करने पड़ेंगे ताकि आपका फोकस वहां जाए, बार बार आप उस चीज को देखें, चेक करें। जी सर। जी, और कोई प्रश्न बताइए। सर एक सर और था 26 नंबर का। जी, सर इसमें है स्फूर्ति योजना कार्यक्रम किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार नए उत्पाद, डिजाइन, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना की सुधार हेतु सहायता प्रदान कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना है। तो इसमें भी सर मतलब 2.4, 3, 2.3, 2.6, 3.3 सर ऐसे सर मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं सर, हाँ, ABCD में तो ये करके। 2.4 है, 2.3 है, 2.6 है, 3.3 है, समझ रहे हैं। यस जी। इसका मतलब आपको इतना ही पैराग्राफ पढ़ना है, मतलब आपको इसका आंसर सिर्फ 4 पैराग्राफ नहीं है। अच्छा अच्छा, इसके आगे 2.4 सर से में, मैं नहीं पढ़। ठीक सर। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 2.4, 2.3, 2.6 और 3.3 का ही अध्ययन करना है। इसमें आपको कोई एक सही आंसर मिल जाएगा। जी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्फूर्ति योजना कार्यक्रम कार्यक्रम किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार, किस संख्या के उद्देश्य, समझ रहे हैं नहीं आप, जी सर। किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार नए उत्पाद, डिजाइन, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना के सुधार हेतु सहायता प्रदान करें कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों को विपणन क्षमता बढ़ाना है। तो मतलब क्या है, आपको उद्देश्य में जाना है, मतलब आपको पैराग्राफ 2 हाँ में जाना है। किताब जो जो निर्देश है, आपको पैराग्राफ जी। 2 में जाना है ना। हाँ हाँ। अब पैराग्राफ 3.3 में जाना है, पैराग्राफ अच्छा 3. 2.6 में जाना है ना। तो इन्हीं जी सर, चारों हाँ में से कोई आपको एक मिल जाएगा जो इंटरवेंशन उसमें लिखा होगा। हाँ हाँ हाँ। इससे क्या है ना कि जी आपको बार बार जो है पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। हाँ हाँ। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको एक ही पॉइंट पे 3 बार ले जा रहा है, तो 4 बार ले जा रहा है। तो इसीलिए ना कि जी आपका रिवीजन हो, आपका हाँ। रिवीजन हो। अब जैसे अब सर अब सर तकनीक समझ गए सर, आंसर अपने आप से सर निकाल लेंगे। 29 नंबर है हेलो। ना। जैसे हाँ मान सर। लीजिए 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या ना कि जी उसमें 3.1 लिखा है, तो उन्होंने ये बता दिया आपको कि आप 3.1 में जाइए, जी सर। 3.1.1 में जाइए, हाँ हाँ। 3.2 में जाइए, 3.1 में जाइए। ठीक, जी सर। इतने ही आपको पैराग्राफ में जाना है, पूरी किताब को नहीं छाननी है किसी नहीं प्रश्न नहीं का, नहीं। समझ रहे हैं। हाँ अब सर मैं समझ गया सर, जिसमें मतलब जो चारों में दिया है तो उसी सब अध्याय में हमको जाना है, उसी से आंसर मिल जाएगा, निकाल लेंगे सर। हाँ, वही पैराग्राफ में जाना है जो नंबर इसमें लिखा है, 3.2.3 जो भी नंबर लिखा है। क्योंकि सर अभी तक सर यही नहीं जान पा रहे थे हम, इसलिए सर थोड़ा मतलब माइंड में यही सा चल रहा था कि पता नहीं सर मतलब आंसर कैसे मिलेंगे, इसमें के कैसे मिलेंगे, ये हो रहा तो था। ये तो बुद्धि अब सर परीक्षण है ना, आपको खुद ही प्रश्न करना होगा ना। क्यों, हाँ हाँ हाँ। जो भी समस्या जी है आप सर। नहीं रखेंगे तो आगे भी तो रखने में खींचेंगे आप ना। हाँ वही तो। जो समस्या अभी है, सर मैंने जो भी बाधाएं आ रही जी। हाँ हाँ हाँ। बोलिए। और ये सब आप लोग ये सर पूछिए, ये पूछने के लिए तो बनाया गया है ना 100 प्रश्न। हाँ हाँ, यही सब मैं जो रंजीत सर हैं इनसे पूछ रहे थे, तो मतलब बोला था कि वो तो कह रहे थे ये कि स्कोर पहले कार्ड है, जी सर। ये भी स्कोर कार्ड है। इसमें भी देखिए, जी जी। इसमें आपको 100 नंबर मिलेगा, 100 नंबर मतलब असाइनमेंट है।
मतलब ये आपका ना, ये आपका 10 नंबर का है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अच्छा इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, तो मतलब ये जी। फाइनल में ये 10 नंबर भी गिना जाएगा। मतलब अच्छा अभी सर इसके बाद आपको 90 नंबर के और मार्क्स मिले जी। अच्छा सर। ये जो स्कोर कार्ड आपको ऐसे ही बनेगा। हाँ क्योंकि सर जैसे मतलब 100 का है, जो मतलब 100 क्वेश्चन का सर मतलब तैयार 10 बनेगा स्कोर कार्ड। अगर सर 90 का है तो उसका सर 9 बनेगा, है ना सर? जी, ऐसे जो है स्कोर कार्ड बनेगा। हाँ हाँ फिर आगे आपको कुछ और भी जो प्रश्न गए हैं इसके अलावा राइटिंग वाला, उसमें जी। आपको उसमें नंबर बनेंगे, आपके स्कोर कार्ड बनेगा। अच्छा सर राइटिंग का भी स्कोर कार्ड बनेगा इसमें? हाँ, वो जो भेजा नहीं गया है प्रश्न उत्तर ही है, 11 पन्ने का है। उसमें नीचे कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, 40 प्रश्न दिए गए हैं, 40 प्रश्न है। अच्छा हाँ सर उसमें मतलब LRP वगैरह से रिलेटेड है सर। उसका स्कोर कार्ड बनेगा। फिर प्रैक्टिकल के दौरान मेंबर के एनरोलमेंट का स्कोर कार्ड बनेगा, मतलब फील्ड प्रयोग का, हाँ हाँ कि आपने कितने गांव विजिट किया। 4 गांव पे मिलेगा 2 नंबर, 6 गांव पे मिलेगा 1 नंबर, ऐसे मतलब सॉरी 3 नंबर। ऐसे जो है अच्छा 40 किसान, अगर आप 40 किसानों से अगर मीटिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर जी। पाएंगे। इस अच्छा तरह से अच्छा स्कोर कार्ड बनेगा। हम्म। हाँ हाँ अगर आपने कोई असाइनमेंट आपको जमा करना है 15 दिन में, आपने ओवर टाइम दे के उसको 2 दिन पहले जमा कर दिया, हाँ तो तो 1 उसका सर पॉइंट अलग से। बोनस मिलेगा। जी। जितना जल्दी करेंगे 1 पॉइंट बोनस मिलेगा। अच्छा अच्छा हाँ सर अब सर पढ़ के सर असाइनमेंट तैयार करना शुरू कर दिए हैं सर। जी, वो आपको ना बार-बार एक जगह भेज रहा है और आपको हाँ रिवीजन करा रहा है। आप वहाँ नहीं हाँ बैठेंगे तो हम कितना रिवीजन करा पाएंगे बोल-बोल के? हाँ दूसरी बात, हमको पता नहीं चल पाएगा कि आपका क्या रिवीजन चल रहा है। ऐसे आप पूछेंगे तो पता चलेगा ना, इसीलिए प्रश्न मैंडेटरी किया गया है, ताकि आप हाँ हमसे हाँ संपर्क करें, प्रश्न करें। हाँ हाँ सर वही तो अब सर समझ गए, पहले से सर पता नहीं था मुझे। देखिए, परमानेंट काम है, हाँ, जी और सर। थ्योरी का बड़ा महत्व है, थ्योरी का। थ्योरी के अनुसार हाँ ही प्रैक्टिकल होना है। हुँ। जी अब प्रश्न देख ही रहे हैं, किसमें एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है। कहने का मतलब हाँ हो गया गवर्नमेंट विभाग, नोडल जी एजेंसी का सर मतलब हो गया गवर्नमेंट गवर्नमेंट विभाग। विभाग। हुँ। नोडल एजेंसी निजी प्राइवेट नहीं होते, समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो आपका किस विभाग से आपका ये काम बिलॉन्ग करता है, ये सब बताए जा रहे हैं। आपका ध्यान नहीं रहेगा और आप वहाँ चले गए, आपको भेज दिया गया, जी उन्होंने आपका इंटरव्यू तब लिया, आप फेल हो गए, वो तो बेइज्जती हमारी होगी ना। हुँ, सही समझा के मतलब किस तरीके से वो किया था, प्रिपेयर कराया था हुँ, इनको, जो हुँ। याद नहीं था। आप सही है। पूछेंगे हमसे कि वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या ट्रेनिंग कराई गई है, क्या-क्या ट्रेनिंग कराई गई है। हाँ हाँ तो जैसा आपका स्कोर कार्ड रहेगा वैसा आप आंसर दे पाएँगे। जी। बढ़िया स्कोर कार्ड रहेगा तो बढ़िया पद मिलेगा आपको, जल्दी हाँ सर ये प्रोग्रेस बताएं होगा। सर जैसे वो लोग जब सर क्वेश्चन करेंगे वहां तो सर मतलब ऑप्शन तो हमें बताएंगे ना ABCD में सर ये बोलेंगे, जैसा मतलब नहीं, क्वेश्चन वहाँ पे करके इस तरह सर का इंटरव्यू वहाँ पे इस तरह का इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा वहाँ पर इस तरह का इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, ओरल पूछेंगे आपसे, आपको क्या पढ़ाया गया है, हाँ आपके क्या प्रोजेक्ट क्या हैं, कितने मेंबर हैं आपके, हाँ अच्छा ये सब जानकारी हमसे लेंगे वो लोग। हाँ, कितने मेंबर आपने बनाए अभी तक, क्या उनको प्रचार किया, क्या आपको जी ट्रेनिंग क्या मिली है। उससे महत्वपूर्ण क्या हाँ पूछेंगे, आपको क्या सिखाया आपको। गया है। हाँ हाँ ये सब वहाँ मौखिक होगा, ये सब रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न से हमारे यहाँ होगा। अच्छा सर मौखिक सर कहाँ आपकी जो होना कहाँ? ये सर सब जो रिपोर्टिंग है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये रिपोर्टिंग है। हाँ हाँ सारा इंटरव्यू, सारा राइटिंग हमारे यहाँ होना है, हमारे फर्म में होना है। अच्छा लेकिन जो अच्छा रिपोर्टिंग समझते हैं ना। हाँ सर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग समझते रिपोर्टिंग हैं। सर फीडबैक रिपोर्टिंग वही। जो है, जी फीडबैक रिपोर्टिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वर्किंग रिपोर्ट, ये जमा जी करना पड़ता है 4 जगह पे। अच्छा सर। 4 जगह जमा करना पड़ेगा आपको। नोडल एजेंसी में हाँ जमा करना पड़ेगा, टीए में जमा करना पड़ेगा, आईए में जमा करना पड़ेगा,
एक खुद को अपने खुद के पास रहना पड़ेगा, आपके पास एक रहेगा। हाँ इसलिए ताकि वो इनकी भूमिकाएं बताई जा रही हैं। हाँ हाँ रिपोर्टिंग विभाग कई हैं। एक तो सर एमएसएमई डीआई भी है, एमएसएमई डीआई, सर MS एमएसएमई डीआई, अच्छा केवीआईसी, डबल MDI डीडी नहीं, एमएस, एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम, ये मतलब इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। जी पहले इसका नाम डीआई था, अब डीएफओ हो गया है, अब ये डीएफओ हो गया है। DFO डीएफओ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, मंत्रालय की फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो जी सर एमएसएमई डीआई पहले एमएसएमई डीआई नाम था, अब उसका नाम हो गया है एमएसएमई डीएफओ। तो कहीं कहीं इनका भी रिलेशन है, केवीआईसी इनका भी रिलेशन है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको इन भूमिकाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हाँ हाँ और कोई प्रश्न? सर और कोई प्रश्न नहीं सर, प्रश्न एक सर लास्ट है मेरा सर नहीं लास्ट प्रश्न जी सर, इसमें ये 31 नंबर का है आगे। इस मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी और ग्रामोद्योगी डॉट हेतु कयर बोर्ड CB और कयर आधारित क्लस्टर हेतु डॉट होगा। तो इसमें भी ABCD में लिखा है, ऑप्शन है सर क्लस्टर नोडल एजेंसी या क्लस्टर नंबर क्या है? सर 3131 अच्छा। जी ग्रामोद्योग आयोग B नंबर वाला और C नोडल एजेंसी कार्यान्वयन अभिकरण और D का है सर तकनीकी अभिकरण नोडल एजेंसी। जी सर देखिए व्याकरण समझते हैं, व्याकरण ठीक है। हाँ हाँ खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग उद्योगी, जी यहाँ पे क्या है? ग्रामोद्योगी ग्रामोद्योगी है सर, वही ना? ग्रामोद्योग हाँ वही ग्रामोद्योगी ना, यहाँ पे सेम नहीं है। ग्रामोद्योगी हेतु कयर बोर्ड आधारित क्लस्टर हेतु नोडल एजेंसी होगा। तो ये आपका आंसर आएगा ए, ग्रामोद्योगी क्लस्टर, अच्छा अच्छा ग्रामोद्योगी क्लस्टर हेतु हाँ नोडल कयर एजेंसी बोर्ड आधारित क्लस्टर हेतु नोडल एजेंसी होगा। अच्छा A नंबर वाला मतलब सर। खादी ग्रामोद्योग, हाँ खादी ग्रामोद्योग यहाँ पर क्या होगा? नोडल एजेंसी। ठीक ठीक जो ओके कयर है इसके भी मतलब काम के लिए भी जी नोडल एजेंसी खादी ग्रामोद्योग होगा। हाँ हाँ ठीक है। जी सर अगर क्लस्टर हेतु नोडल एजेंसी होगा, मतलब ए, इसका आंसर होगा ए। हाँ नोडल एजेंसी ठीक सर, समझ गए। देखिए प्रश्न का जो आंसर दिया जा रहा है वो समझाकर दिया जा रहा है ना, व्याकरण जी को समझा के दिया जा रहा है। हाँ तो हाँ लास्ट में इसका आंसर क्या निकला कि केवीआईसी नोडल एजेंसी है, केवीआईसी नोडल एजेंसी है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हाँ खादी ग्रामोद्योग आयोग नोडल एजेंसी है यहाँ पर भी। हाँ ठीक है, बाकी प्रश्न बाद में करिएगा, कुछ हेलो हाँ हाँ व्हाट्सएप सर भेजिएगा। ओके ये सबको भी बताना था, सबको आइडिया देना था, इसलिए मैंने आंसर दे दिया। जी सभी सर लोग चलो सुना होगा सभी लोगों ने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा मतलब होना है कंपनी का, तो फिर अब ओके आगे सर बढ़ रहे हैं लेक्चर की तरफ। जी थैंक यू, थैंक यू। शिप्रा जी, शिप्रा जी। जी सर। अब जी आप सर। आधे घंटे और लेक्चर, हाँ जी, अपना स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। लेक्चर जो है आधे घंटे, आप अपना स्टार्ट कर लीजिए। हाँ है जी, कंटिन्यू। ओके। सर ये फिर से बार बार म्यूट हो जा रहा है।
हाँ, मैं बोलती हूँ। ये हाँ बोलिए, एक दो बार ट्राई करिए। हाँ, जब उसके बाद हम बता देंगे आपसे। एफपीओ के सदस्यों के बीच सामान्य सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट है एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यवसाय योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। व्यवसाय योजना के लिए विभिन्न इंक्यूबेशन सेवाओं के लिए भू अधिग्रहण, इक्विटी पूंजी जुटाना और एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान साझाकरण, उत्पाद के समेकन, गुणवत्ता प्रबंधन, परख, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला विकास और विपणन तथा क्रेताओं या प्रसंस्कर्ताओं या निर्यातकों व्यापार निर्यात आदि के लिए यथावश्यक मंडी संपर्क के माध्यम से इनपुट प्रबंधन, उचित और अच्छी तरह प्रणालियों को अपनाने में सहायता देते हुए व्यापार योजना का कार्यान्वयन। अगला पॉइंट है विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं या प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे हितधारकों की क्लस्टर स्तर पर नियमित परिचय बैठकों में सहायता करना। अगला पॉइंट आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफपीओ को सहायता करना। अगला पॉइंट स्थिरता के लिए इंक्यूबेशन या हैंड होल्डिंग सेवाएं, इंक्यूबेशन कार्यकलापों के अध्ययन में सहयोग और निगरानी प्रदान करना। बीओडी और एफपीओ प्रबंधन के लिए स्थिरता हेतु क्षमता निर्माण, इंक्यूबेशन और हैंड होल्डिंग सेवाओं में जानकारी, ऋण मंडी कार्यान्वयन एवं तैयारी संबंधी व्यवसाय योजनाओं सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही आवश्यक साझा सुविधा की स्थापना में सहयोग करना। अगला पॉइंट दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए व्यापार के विकास हेतु यथावश्यक एफपीओ द्वारा अनिवार्य सामान्य पूल उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधा की स्थापना की सुविधा देना। अगला पॉइंट चिन्हांकन, अनुपालन और वैश्विक बाजार जुड़ाव में सहायता। अगला वांछित परिणाम के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय दल की समीक्षा और मॉनिटरिंग। अगला पॉइंट बाजार और फसल परामर्शिका के माध्यम से किसानों को जानकारी दिलाने में सहयोग करना। अगला पॉइंट सभी विनिर्दिष्ट लक्ष्य कार्यकलापों को पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करके एनपीएमए को आवधिक आधार पर प्रस्तुत करना। अगला सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम या परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। अगला पॉइंट विषय में एफपीओ की क्षमता निर्माण सहित अन्य मामलों के अनुपालन में सहायता करना। अगला पॉइंट आंकड़े तैयार करने और अपेक्षित डेटा शीट पर एमआईएस रिपोर्ट सूचना तैयार करने में एनपीएमए और कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना। अगला पॉइंट है एफपीओ की रेटिंग में यथावश्यक कार्यान्वयन एजेंसी और एनपीएमए की सहायता करना। अगला पॉइंट है व्यापार वृद्धि और विस्तार के लिए आवश्यक पड़ने पर एफपीओ का संघ बनाने में सहायता करना। अगला है उचित वित्तीय प्रबंधन और निधियों के उपयोग तथा लेखों एवं रिटर्न व प्रमाण पत्रों को समय पर प्रस्तुत करने में एफपीओ की सहायता करना। अगला पॉइंट है परियोजना के कार्यान्वयन, प्रबंधक और मॉनिटरिंग से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप। अगला राज्य सरकार, एनजीओ, आरआई, केवीके या किसी अन्य सहायक संस्था के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को मिलाकर गठित एक सलाहकार निकाय परियोजना कार्यान्वयन के लिए सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करना। अब हम सीबीबीओ के भुगतान पर चर्चा करेंगे। पहला, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीबीबीओ का भुगतान किया जाएगा। उचित परिश्रमित लागू करने और सीबीबीओ के प्रदान ये आवाज चला गया शिप्रा जी। शिप्रा जी आवाज चली हेलो? गई आपकी, जस्ट गई है जी। अभी आवाज गई आपकी, आवाज अभी आपकी चली गई थी। लास्ट अच्छा लाइन, आखिरी लाइन कब है? लास्ट जी के अनुसार दावा प्रस्तुत करेगी। परियोजना प्रबंधन सलाहकार और निधि अनुमोदन समिति एनपीएमएएफएससी दावा कर विचार करेंगी। अगला पॉइंट है भुगतान को पहले से रिलीज धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद जारी किया जाएगा।
अगला पॉइंट है सीबीबीओ के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला, एफपीओ परियोजना के प्रथम 6 माह के लिए सीबीबीओ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एफपीओ निर्माण के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट और एग्रीगेशन कार्यकलाप भी शामिल होगा। अगला पॉइंट है 6 माह से 1 वर्ष अवधि में सीबीबीओ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। इसमें आवंटित आकांक्षात्मक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में गठित एफपीओ की संख्या यदि कोई हो। मैदानी क्षेत्रों में 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 सदस्य की न्यूनतम सदस्यता की एफपीओ के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किए गए किसानों की संख्या जो निर्धारित न्यूनतम संख्या के अनुसार होंगी। एफपीओ का पंजीकरण एफपीओ के लिए व्यवसाय योजना तैयार किए जाने के आधार पर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, दूसरे वर्ष कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एफपीओ द्वारा प्राप्त प्रथम इक्विटी ग्रांट। व्यवसायिक कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई कानूनी सहमति। व्यवसाय योजना के अनुसार निष्पादित न्यूनतम 50% व्यवसाय कार्यकलाप। और सदस्यों या बीओडी के लिए आयोजित आरंभिक जागरूकता कार्यक्रम की संख्या। एफपीओ द्वारा प्राप्त इक्विटी ग्रांट की पहली किस्त यदि हो। एफपीओ द्वारा प्राप्त ऋण गारंटी सुविधा की पहली किस्त यदि हो। सीईओ बीओडी को दिए गए संस्थागत प्रशिक्षण। ई नाम प्लेटफॉर्म पर एफपीओ का पंजीकरण और व्यापार के आधार पर किया है। चौथा पॉइंट, तीसरे और चौथे वर्ष सीबीबीओ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तीसरे वर्ष प्रत्येक सदस्य को शेयर प्रमाण पत्र जारी करना यदि हो। दूसरे और तीसरे वर्ष एफपीओ के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण समय पर तैयार करके उसे समय पर प्रस्तुत किए जाना। विपणन एजेंसियों संस्थागत क्रेताओं के साथ व्यवसाय योजना के अनुसार एमओयू और वेंडर पंजीकरण। ई नाम या अन्य स्रोतों पर उपज का व्यापार या अपलोडिंग यदि हो। एफपीओ को इक्विटी ग्रांट की दूसरी किस्त यदि हो। ऋण गारंटी सुविधा यदि है कि किसी दूसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा। पांचवें वर्ष सीबी फिर आवाज गई शिप्रा जी फिर से आवाज गई, अभी गई है। पांचवें हेलो, वर्ष जी, अभी आवाज गई है 5वें वर्ष से। 5वें वर्ष सीबीबीओ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। एफपीओ के ऑडिटेड लेखा विवरण और फाइलिंग। कृषि व्यवसाय योजना का 100% निष्पादन और मूल्य श्रृंखला तैयार करना। और कम से कम 3 सितंबर वर्षों में दर्शाने वाले राजस्व मॉड्यूल। विस्तृत परियोजना समापन रिपोर्ट। ऋण गारंटी सुविधा यदि है कि तीसरी किस्त के आधार पर किया जाएगा। सर हो गया? हेलो हो गया? जी जी जी। एक मिनट और भेज रहा हूँ ना। मिस गया नहीं सर क्या? सत्रह नंबर तक, एक मिनट ना। भेज देना, एक मिनट है ना।
जी गया। हम्म, चित्रा जी। देखती हूँ सर, अभी नहीं आया मेरे पास। ये तो गुला गुला घूम रहा है। हाँ हो गया, देखिए। हम्म, मिला? जी। जी ओके, कंटिन्यू। अच्छा, अब हम बजटीय प्रावधान पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2019 से 20 से 2023 से 24 के दौरान 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के संबंध पर योजना 4496 करोड़ रुपीस की बजटीय सहायता के साथ कार्यान्वित की जानी है, जो कि प्रबंधन लागत को छोड़कर वित्तीय सहायता 5 साल के लिए प्रदान की जाती है। इसलिए इसे 2024 से 25 से 27 से 28 की अवधि के लिए 2369 करोड़ रुपीस अर्थात 2370 करोड़ रुपीस की अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता के साथ गठित किए गए एफपीओ को वर्ष 2027 से 28 तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। अतः वर्ष 2027 से 28 तक 6866 करोड़ रुपए की कुल बजटीय आवश्यकता होगी। बजटीय आवश्यकता को DACAA-FW के कुल आवंटन के से पूरा किया जाना है। अब हम कार्यान्वयन एजेंसियों की भुगतान पर चर्चा करेंगे। DAC&FW NPMAS-FSC की सिफारिशों के आधार पर 6 रूपों से NPMA-FPO के गठन और CBBO को इंक्यूबेशन लागत के लिए व्यय पूरा करने के साथ साथ इस कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संबंधित CBBO की सिफारिश पर संबंधित FPO के खाते में सीधे FPO प्रबंधन की लागत को वहन करना और इक्विटी अनुदान आदि के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की वार्षिक कार्य योजना AAP तथा विधिवत रूप से जमा किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम रूप से भुगतान करेगा। कार्यान्वयन एजेंसियां अपने भिन्न चरणों और शामिल भुगतान के घटक के आधार पर भुगतान अनुसूची विकसित करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां भुगतान जारी करने के लिए DAC&FW से मांग करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां उन्हें अगला भुगतान जारी करने के लिए GFR के अनुसार अंतिम भुगतान के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। प्रशिक्षण के मामले में नाबार्ड और NCDC अपने संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आयोजित विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए अंतिम व्यय के साथ NPMAFC को 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। DAC और FW नाबार्ड और NCDC द्वारा क्रमशः उठाई गई मांग के आधार पर विशेष संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए नाबार्ड और NCDC को देय भुगतान करेगा और दोनों के द्वारा DAC&FW को यथावत उपयोग प्रमाण पत्र देना। इसके अलावा जहां तक नाबार्ड और NCDC द्वारा रख रखाव और प्रबंधित किए जाने वाले DACAA-FW के अंश क्रेडिट गारंटी फंड CGF के प्रश्न है तो DAC&FW अपना आदेशान कैबिनेट नोट में अनुमोदन के अनुसार प्रदान करेगा और नाबार्ड और NCDC जैसा भी मामला हो CGF को अगली किस्त के लिए आगे की मांग करने से पहले DAC और FW का उपयोग की स्थितियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। अब हम कार्यान्वयन एजेंसी के पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान IA पर चर्चा करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसियां अर्थात SFAC और NCDC को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाले खर्चों का पूरा करने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क
के रूप में अनुमानित वार्षिक व्यय की 3% की दर से अग्रिम राशि दी जाएगी, जबकि अतिरिक्त राशि 2% की दर से उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर उन्हें दी जाएगी। पर्यवेक्षण राशि 2 किश्तों में जारी की जाएगी और दूसरी किश्त प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद जारी हेलो के बाद जारी की जा सकती है। इस राशि में क्रेडिट गारंटी योजना और इक्विटी अनुदान के लिए व्यय शामिल नहीं होगा। हालांकि नाबार्ड सहमति के रूप में योजना के तहत एफपीओ के गठन और संवर्धन की दिशा में की गई गतिविधियों के लिए कोई पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लेगा। पर्यवेक्षण शुल्क के इस खाते पर व्यय को इस योजना के बजट से पूरा किया जाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन NPMAFSC द्वारा त्रैमासिक या 6 माही आधार पर जैसा भी उचित हो किया जाएगा। NPMAFSC DAC&FW को अतिरिक्त राशि 2% तक जारी करने पर विचार करने की सिफारिश करेगा। प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हो सकते हैं। पहला, एफपीओ के पंजीकरण की तारीख से पहली 4 तिमाही के दौरान पंजीकृत एफपीओ की संस्था प्रदर्शन के आकलन के लिए आधार होगी। दूसरा, एफपीओ के पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष के बाद की शेष अवधि के लिए मापदंड हो सकते हैं, जैसे कि क, उनकी गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित एफपीओ की सक्रियता। ख, व्यवसाय विकास योजना को अपनाना और क्रियान्वित करना। और NPMAFC द्वारा तय किए गए अन्य। तीसरा, गठित एफपीओ की स्थिरता। अब हम एफपीओ गठन और इंक्यूबेशन लागत, जिसमें NPMA लागत सहित CBBO की लागत और मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट या MIS पोर्टल की लागत शामिल है, इस पे चर्चा करेंगे। CBBO के गठन और इंक्यूबेशन लागत @ 25 लाख या एफपीओ या वास्तविक, जो कि कम है, निर्माण के वर्ष से 5 साल के लिए प्रदान किया जाना है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण करने, किसानों को जुटाने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और विगोपन दौरे, प्रोफेशनल एंड हैंड होल्डिंग, इंक्यूबेशन, आकर्षण, CBBO और अन्य ओवरहेड्स की लागत आदि की लागत शामिल है। इस प्रकार MIS पोर्टल के मानव श्रम, स्थापना, यात्रा और परामर्शिका तथा अनुरक्षण के लिए NPMA की लागत हेतु भी प्रावधान है। इसमें इस योजना के लिए उपयुक्त समग्र ICT आधारित MIS वेब पोर्टल के विकास हेतु लागत के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब हम FPO प्रबंधन लागत पर चर्चा करेंगे। इस योजना के तहत किसान उत्पादन संगठन FPO को अधिकतम 18 लाख रुपए या FPO या वास्तविक, जो भी कम हो, निर्माण के वर्ष से 3 साल के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यह वित्तीय सहायता FPO की संपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह FPO को स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्यता बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इसलिए गठन के चौथे वर्ष के बाद FPO को अपने स्वयं के व्यवसायिक कार्यकलापों से वित्तीय सहायता का प्रबंधन करना है। सांकेतिक वित्तीय सहायता मोटे तौर पर, पहला, इसके CEO या प्रबंधक अधिकतम 25,000 रुपए प्रति माह और अकाउंटेंट अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह के वेतन को कवर करती है। दूसरा, एक बारगी पंजीकरण लागत, एक बारगी अधिकतम 40,000 रुपए अथवा वास्तविक, जो भी कम हो। तीसरा, कार्यालय का किराया अधिकतम 48,000 रुपीज प्रति वर्ष। चौथा, उपयोगिता शुल्क, FPO के कार्यालय के बिजली और टेलीफोन शुल्क अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष। पांचवा, मामूली उपकरण, फर्नीचर और सज्जा सहित अधिकतम 20,000 रुपए तक के लिए एक बारगी लागत। छठा, यात्रा और बैठक की लागत अधिकतम 18,000 रुपए प्रति वर्ष। सातवां, विविध साफ सफाई, स्टेशनरी आदि अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष। इसके अलावा प्रचालनों प्रबंधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और बुनियादी ढांचे के विकास के किसी भी व्यय को FPO द्वारा उनके वित्तीय स्रोतों के लिए किया जाएंगे।
इसमें दूसरा पॉइंट, एफपीओ किसानों का संगठन है। एफपीओ के लिए यह संभव नहीं है कि खुद ही अपनी गतिविधियों और दिन प्रतिदिन के कारोबार को पेशेवर रूप से संचालित करे। इसलिए एफपीओ को कुछ व्यावसायिक रूप से सुसज्जित प्रबंधक या सीईओ की आवश्यकता होती है, जो अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए और दिन प्रतिदिन के कारोबार को के लिए एकमात्र उद्देश्य रखते हैं, ताकि एफपीओ को आर्थिक रूप से टिकाऊ और किसानों के हितकारी कृषि उद्यम बनाया जा सके। न केवल व्यावसायिक विकास के लिए, बल्कि एफपीओ के लोकतंत्रीकरण और इसके संचालन तंत्र को मजबूत करने में पेशेवर का बहुत अधिक महत्व है। इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए सबसे सफल उदाहरण भारत में डेयरी सहकारी समिति का है, जहां पेशेवर प्रबंधकों ने इसे सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो पेशेवर प्रबंधक की पूर्ण आवश्यकता को साबित करते हैं। पेशेवर कर्मचारियों की संख्या व्यवसाय संचालन के भौगोलिक प्रसार, गतिविधियां की विविधता और व्यवसाय की मात्रा पर निर्भर हो सकती हैं। हालांकि एक एफपीओ के न्यूनतम सीईओ या प्रबंधक और एक अकाउंटेंट होना चाहिए। एफपीओ में लेखाकार आवश्यक है, ताकि वह अपने दिन प्रतिदिन के लेखा जोखा का काम देख सके। आवश्यकता के आधार पर एफपीओ अन्य कर्मचारियों को भी संलग्न कर सकता है। तीसरा, ये आवाज चली गई शिप्रा जी, तीसरा से आवाज चली गई, तीसरा से हेलो, आ रही जी है आवाज आवाज सर? चली गई आपकी, तीसरा से। हाँ जी, हेलो। जी सर। म्यूट मत करिए हेलो नीरज जी, वरना शिप्रा जी म्यूट सर, हो जाएंगी। ये सर जानते हैं क्या है, हाँ यदि हम इधर से म्यूट ना करेंगे तो उधर से फिर छिपरा जब हो जाता है हमारा म्यूट हो जाता है, जब उनकी आवाज आती है हाँ तो हमारा म्यूट हो जाता है, तो फिर हम इधर से जो बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। यदि हम इधर से हम अनम्यूट हो जाते हैं तो उनका म्यूट हो जाता है, नहीं छिपरा जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है अभी। इसीलिए हम हाँ हाँ कुछ अभी देखते हैं क्या समस्या है, ये लेक्चर पूरा हो हाँ जाए। ठीक है शिप्रा जी, शिप्रा जी। अब हम म्यूट हो गए तो उनकी आवाज आएगी, देखिएगा। शिप्रा जी हेलो, अपना वॉइस ऑन करिए वहां से। शिप्रा जी, हाँ जी। कौन है सर मेरे कब से? हाँ हाँ अब आप बोलिए, बात हो रही ठीक थी ना, है, नीरज जी से बात हो रही थी। हाँ जी जी। कंटिन्यू। सीईओ या प्रबंधक को एफपीओ के कार्यकारी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कृषि या कृषि विपणन या कृषि व्यवसाय प्रबंधन या बीबीए या समकक्ष में स्थानक होना चाहिए। 10+2 के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध पेशेवर और कृषि या कृषि विपणन, कृषि व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा या ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा धारक को भी वरीयता दी जा सकती है। लेखाकार के पास अनिवार्य विषय के रूप में गणित अथवा वाणिज्य के साथ वैकल्पिक अथवा अकाउंटेंसी पृष्ठभूमि सहित 10+2 की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर एफपीओ का कोई भी सदस्य उपयुक्त मानदंडों को पूरा करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। इसमें चौथा पॉइंट, इस योजना के तहत सीईओ या प्रबंधक के लिए वेतन के रूप में वित्तीय सहायता को 25,000 रुपए प्रति माह की दर से और लेखाकार को 10,000 रुपए प्रति माह की दर से केवल पहले 3 वर्षों के लिए 5% तक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ निर्धारित वित्तीय सहायता। सर हो गया? जी जी हेलो, जी जी हाँ हेलो जी। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे। दूसरे सत्र में हम लोगों ने जो भी उसके बजटीय प्रावधान थे पर चर्चा हुआ, बजट पर चर्चा हुई। समय हो गया है 1 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम पे। थैंक यू, जी धन्यवाद। सर।